दुनिया में अब भी कूटनीति काम करती है? क्या बातचीत से नतीजे निकलते हैं ईरान के संदर्भ में? क्या अमेरिका का बदला हुआ रुख इसी बातचीत का नजरिया है? इसी बातचीत का बस बातचीत का नतीजा है, या असल में ये कूटनीति नहीं, ये खास किस्म का जिसमें कहते हैं कि ये दुनिया आज भी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जुबान समझती है। और जब ये लगा कि ईरान के पास ऐसा कुछ है कि उस पर हमला करना बहुत बड़े संकट का विषय बन सकता है, तो ट्रंप ने अपने कदम फिलहाल पीछे खींच लिए हैं। क्या है फिलहाल इस हमले के टल जाने के मायने, ये समझने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले आज के अपडेट्स जिनसे मिलता है इस पूरी चर्चा को पर्सपेक्टिव। ईरान में अचानक हिंसक हुए हजारों प्रदर्शनकारी, आज का अपडेट देखिए। ईरानी फोर्स की फायरिंग के बाद बेकाबू हुए लोग, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। विरोध प्रदर्शन में अब तक कम से कम 2677 लोग मारे गए हैं, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही हैं। हालांकि आंकड़े अलग अलग हैं। 3448 एक आंकड़ा ये आ रहा है, 2677 एक दूसरा आंकड़ा ये आ रहा है, और कई तो ये भी कहती हैं एजेंसीज की इसकी सही जानकारी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि अंदर आप जानते हैं इंटरनेट ब्लैकआउट है और समाचार बाहर आने के जो तमाम चैनल्स हैं उनको जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। इसलिए ये पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली कितने लोग, कई लोग तो कहते हैं हजारों हजार, और ये 10,000 के पार भी आंकड़ा हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको एग्जेजरेटेड बताते हैं। यहां पर 2677 लोगों का यह आंकड़ा आया है रिपोर्ट के मुताबिक। अगली खबर देखिए। ईरान के शहरों में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। ईरान के कई शहरों में ये एक लगातार चलने वाला एक तरीके से घटनाक्रम हो गया है, जो हर दिन हम आपको बता रहे हैं। कई जगहों पर बल प्रयोग के नाम पर फायरिंग दिखाई दे रही है, और यहां आज फिर से उसी की पुनरावृत्ति हुई। हिंसा के दौरान फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने का दावा। अस्पताल और सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई। यह भी बताया जा रहा है कि अस्पताल और सड़कों में मौजूद लोगों पर भी कार्रवाई की गई। अस्पताल में मौजूद लोगों पर कार्रवाई की गई। ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसका मतलब क्या, ये असल में बल प्रयोग सिर्फ इसलिए नहीं कि स्थितियां शांति की तरफ ले जाई जाएं या लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाए, ये इसलिए किया जा रहा है क्या कि लोग चिन्हित कर लिए गए हैं? वो कौन से वो लोग हैं जो खामेनेई के खिलाफ हैं, और उनको अब एयर मार्क करके, आइडेंटिफाई करके, चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? इसीलिए अस्पताल तक में भी उनको पनाह नहीं मिल रही? ये एक बड़ा सवाल। अस्पताल और सड़कों पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर भी कार्रवाई। अगला हिस्सा देखिए जरा आज के अपडेट्स का। अमेरिका से जंग को पूरी तरह से तैयार है ईरान। किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। खामेनेई के करीबी मोहसिन रिजाई ने दी विध्वंसक चेतावनी। IRGC, ईरानी सेना और बासिज फोर्स हमले के लिए तैयार है, कहा। एक भी गोली चलाई गई तो ईरान तबाही मचा देगा, मोहसिन रिजाई ने कहा। तबाही मचा देगा ईरान। इसके मायने क्या है? क्या मिसाइलों की तरफ इशारा है, या ये अब इशारा और बड़ा हो गया है? क्योंकि आपको याद होगा बीते दिनों ईरान ने ये बात पूरी दुनिया को बता दिया था कि हमारे लिए आप परमाणु बम बनाना केवल वक्त की बात है। तो क्या उतना वक्त ईरान को मिल गया, और इसीलिए अब वो स्ट्रेंथ उसके पास आ गई जिस स्ट्रेंथ की भाषा अमेरिका को समझ में आती है। और इसीलिए अमेरिका को फिलहाल ये लगा कि कदमों को रोक लेना या ठहरा देना ही फिलहाल समझदारी होगी। अगली खबर देखिए। इजराइल और अमेरिकी बेस पर हमले के लिए ईरान तैयार। मोर्चे पर IRGC ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात। ईरानी खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बड़ा दावा। टारगेट पर इजराइल के 8 एयरफोर्स बेस और सैन्य ठिकाने। ईरान की मिसाइलें सीधे इजरायली सैन्य ठिकानों पर लॉक। ईरान की मिसाइलें सीधे इजरायली सैन्य ठिकानों पर लॉक। यह भी पता चला अब इसमें कितनी सच्चाई है कि विंग्स ऑफ जायन से खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को सुरक्षित जगह पर ले गए हैं। क्या इजराइल इस खतरे को बहुत ज्यादा भांप रहा था? क्या इजराइल को लग रहा था कि अमेरिका अगर हमला करता है तो उसके लिए फौरन जो रिटेलिएशन के लिए, गुस्सा उतारने के लिए ईरान को जो जगह दिखाई देगी वो इजराइल हो सकती है? और इसीलिए क्या बेंजामिन नेतन्याहू समेत बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग इजराइल में खुद को सुरक्षित कर रहे थे? आपने ये भी देखा कि आयरन डोम से जुड़ी हुई बैटरीज मूवमेंट पर थी। तो क्या इजराइल को सुरक्षित बनाने की दिशा में ये चिंताएं बढ़ने लगी थी जैसे जैसे अमेरिका का ये अटैक अब किसी भी वक्त हो रहा है, किसी भी वक्त हो सकता है? पूरी दुनिया में ये खबर फैली। फिर अचानक अगर ऐसा था तो फिर हॉल्ट क्यों हुआ, क्यों रोका गया इसको? कौन सी वो वजह थी कि इतना ज्यादा आगे बढ़ने के बाद खुद को रोका गया? अगली खबर देखिए जरा। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान ने खुद को तैयार कर लिया है। ईरान के पास कोई चारा बचा नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि अब उसको रिटेलिएशन के लिए खुद को हर वक्त तैयार रखना होगा।
मशहद में आर्मर्ड व्हीकल्स की बड़ी मूवमेंट, ईरान के उर्मिया में सैन्य वाहनों का लंबा काफिला। ये वहीं से आई तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। लंबा काफिला आर्मर्ड व्हीकल्स का। बॉर्डर से लगे इलाकों में बढ़ाई गई सैन्य तैनाती। बॉर्डर के करीब के इलाकों में सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। ईरान के सभी प्रमुख हाईवेज पर सेना का कंट्रोल। सेना के कंट्रोल में सारे के सारे हाईवेज, बॉर्डर इलाकों में आर्मर्ड व्हीकल्स की ये गश्त और ज्यादा तेज, उनका मूवमेंट और ज्यादा तेज। तो ये क्या अभी खतरा टला नहीं है, इस बात का इशारा। अमेरिका क्या एक सरप्राइज देना चाहता है? उस समय जब ईरान ने खुद को एकदम तैयार कर लिया था, ईरान के मिसाइलों ने अपने अपने टारगेट लॉक कर लिए थे, उस समय अचानक क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत अमेरिका ने खुद को थोड़ी देर के लिए पॉज किया है और उसके बाद ये कभी भी अमेरिका की मर्जी के मुताबिक उसके चुने हुए समय पर दोबारा शुरू हो सकता है क्या? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान अभी के इन हालातों की तर्जुमानी आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली इसको कैसे देखा जाना चाहिए। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, खासतौर से मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट, हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। और इसके अलावा विभूति झा, पूर्व रिपब्लिकन उम्मीदवार, अमेरिका से हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वहाँ का ये वक्त ऑड होता है, जागे हुए हैं और हमको ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ जनरल सिवाच, अचानक जो लग रहा था इम्पेंडिंग है, कभी भी हो सकता है, वो रुका क्यों? और देखो दिनेश, इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो ये सच्चाई है कहीं नहीं कि प्रोटेस्ट भी अब थोड़े से कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अमेरिका को लगता है कि अगर अब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो ईरान भी पलटवार करेगा और उसकी 8 बेसिस हैं जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर हैं, जिस प्रकार से ओमान में भी, जॉर्डन में भी, सऊदी अरेबिया, कतार में, तो वो वल्नेबल हैं। इजराइल के टारगेट को भी हिट कर सकता है ईरान, क्योंकि उसके पास जो मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखेड़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ईरान को आप नष्ट करने की कोशिश भी करें तो ईरान की जो ये रजीम है उसके बाद कौन सी रजीम आएगी, ये लीबिया या दोबारा इराक ना बन जाए। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये भी है कि अभी अगर वो करता है ईरान पे हमले तो ईरान पलटवार करेगा और ईरान कमज़ोर नहीं है। यूं तो CIA के और मोसाद के एजेंट 2 से 3 महीने पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, मगर सच्चाई ये भी है कि ईरान जब तक कमज़ोर नहीं है, जब तक IRGC के अंदर फूट पड़े, और IRGC जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ईरान की डिफेंस के लिए, वो अभी तक ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर कोई डिसेंट है, क्योंकि मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी IRGC है। तो अगर आप सब चारों तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पॉज दिया है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं, हमला तो कर देंगे मगर उसके बाद जो उसका अंत होगा वो हमले से ज़्यादा भयंकर होगा, और इसीलिए वो अब पोस्चरिंग करते हैं। इब्राहिम लिंकन को बता रहे हैं, क्या इन तमाम चीज़ों को पहले कंसिडर नहीं किया अमेरिका ने? अचानक क्या ये चीजें अचानक तो प्रॉप अप करके सामने आई नहीं है? ये अगर बहुत पहले से चल रहा था तो अमेरिका इसको पहले अपने कंसिडरेशन में ला नहीं पाया क्या? या ये इस समय कोई और बात भी है जो फिलहाल अमेरिका को एक तरीके से थमने के लिए कह रही है? वो आपसे समझूंगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से हमला टालने की बात की। अमेरिकी सोर्सेस से न्यूयॉर्क टाइम्स का यह बड़ा दावा, नेतन्याहू ने कहा अभी हमला हो सकता है खतरनाक। हमले हुए तो इजराइल पर ईरान के अटैक की आशंका है और खुद पर हमले की इन आशंकाओं को देखते हुए इजराइल ने अमेरिका से कहा कि फिलहाल हमला करना ठीक नहीं होगा अमेरिका का ईरान के ऊपर, और इसलिए इजराइल की बात मानते हुए अमेरिका खुद को थाम कर अभी बैठा हुआ है। अगर आप देखें तो युद्ध के बादल इतने ज्यादा घिर गए थे कल रात और परसों की रात, तो ये लग रहा था कि किसी भी वक्त कुछ भी संभावित है, बल्कि ये लग रहा था कि अब तो आज की रात गुजारना मुश्किल होगा। उसके बाद अगर ऐसा हुआ है तो उसके पीछे वजहें कौन कौन सी हुई? घिर गए थे युद्ध के बादल। असल में लोग ये कह रहे हैं कि फिर कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही थी, इतने ज्यादा फैक्टर सामने दिखाई दे रहे थे जो ये क्लियर इशारे थे कि अब तो कभी भी कुछ भी हुआ। यहां देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती बढ़ गई थी। न सिर्फ फाइटर जेट्स की बल्कि आप देख रहे थे मिड एयर रिफ्यूल करने वाले जो उनके फ्लाइंग टैंकर्स हैं वो भी वहां तैनात हो गए थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती। अमेरिका ने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा था। सिर्फ अमेरिका ने नहीं कहा था, यूरोप के कई देश, खुद यूके ने यह कहा था। ईरान में ब्रिटिश दूतावास बंद कर दिया गया था, कर्मचारियों को रिकॉल किया गया था। जर्मनी, पोलैंड, इटली ने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कह दिया था। एयर इंडिया ने ईरानी एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद कर दिया था। ईरान के एयर स्पेस
बंद कर दिए गए थे। कतर से जर्मनी की उड़ानें रद्द हो गई थीं। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट, चाइना सी को छोड़कर मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया था कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। तो खतरा टला या कोई बड़ी तैयारी हो रही है? और अगर यह खतरा टला है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन से हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले नेतन्याहू से फोन पर बातचीत, पुतिन की नेतन्याहू से फोन पर बातचीत। अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट और ईरान पर चर्चा हुई। ईरान तनाव को लेकर हुई चर्चा। रूस ने मध्यस्थता की पेशकश की, पुतिन ने युद्ध टालने पर दिया जोर। पुतिन ने की कूटनीतिक समाधान की बात। अब जो ये कहा जाता है कि ओमान, कतर, ये सऊदी असल में मिडिल ईस्ट के बहुत सारे, यहां तक कि इजिप्ट भी, इनके तमाम जो कूटनीतिक प्रयास हैं वो चल रहे थे। ये नहीं चाहा जा रहा था कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़े। अमेरिका से ये कहा जा रहा था कि आप इसको एस्केलेट मत करो, इसको बल्कि अपने हमले के प्लान को टाल दो। क्या ये कूटनीतिक प्रयास है जो रंग लाए हैं, या मसला कुछ और है? यहां देखिए, जैसे पुतिन कह रहे हैं कि हम पेशकश करते हैं, क्या इसी तरीके की ये कूटनीतिक कोशिशें थी जो फिलहाल कामयाब हुई दिख रही हैं, या मसला कुछ और था? दाऊदी साहब, आपके पास आ रहा हूं। मिडिल ईस्ट से क्या इशारे मिल रहे हैं आपको? इशारे क्या, रोज कुछ ना कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, जो सेंसिबल कंट्रीज़ हैं, वो यही चाहती हैं कि प्रोग्रेस हो, वॉर नहीं हो, रीजनल एस्केलेशन नहीं हो, ग्लोबल एस्केलेशन नहीं हो, और जो भी चीज़ें जहाँ हो रही हैं उसको एक इंटरनेशनल लॉज के अनुसार उसको सोल्व करने की कोशिश हो, ना कि इन चीज़ों को और क्योटिक बना के चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। और यहाँ ये स्पेशल एंडेवर्स किसके रहे? किसको आप समझते हैं कि इनके स्पेशल एंडेवर्स थे कंट्रीज के जो रंग लेकर आए? दोबारा सवाल किसके प्रयास थे? मिडिल ईस्ट में किन देशों के प्रयास से आप समझते हैं कि ऐसा संभव हुआ है? मिडिल ईस्ट में देखें, ये बात जग जाहिर है कि जितनी भी वो तमाम देश जो प्रोग्रेस चाहते हैं, आप यूएई की बात कर ले, आप सऊदी अरब की बात कर ले, आप कतर की बात कर ले, ओमान की बात कर ले, इजिप्ट, जीसीसी कंट्रीज खासतौर से अगर बोले, ये कोई भी ऐसे कंट्रीज नहीं है जो ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से कोई भी रीजनल एस्केलेशन हो। क्या सब कोई दाऊदी साहब, आप इन्हीं कूटनीतिक प्रयासों को फिलहाल की इस कामयाबी का जिम्मेदार मानते हैं? कूटनीतिक प्रयास एक बहुत अहम चीज होती है। कोई भी मिलिटरीली अटैक्स जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर महत्वपूर्ण बात कही है सर आपने, मैं इसको लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। अश्विंदर बहल, आपके पास आने वाला हूं। क्या ये वाकई इस समय कोई एक बड़ा खतरा है जिसको ट्रंप ने आइडेंटिफाई किया? क्या इजराइल ने जो उनको समझाया कि अभी ये अटैक ठीक नहीं होगा क्योंकि ये फिर बड़े आसानी से ईरान रिटेलिएट कर पाएगा, और वो जो 12 दिन की लड़ाई हमने देखी थी उसमें ये देखा था कि ईरान एक समय भारी पड़ने लगा था। क्या ये बात समझाने में इजराइल कामयाब रहा है अमेरिका को, या ये मिडिल ईस्ट के देशों के जो कंट्रीज का जिनका नाम लिया जा रहा है उनके कूटनीतिक प्रयास है कि वो रंग लेकर आए? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, सबसे बड़ा जो यूएस सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स है वो है कतर के अंदर। उसमें अल उदैद बेस सबसे बड़ा एयर बेस है इनका। कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर भी वहां, जहां 21 देशों के ऊपर नजर रखी जाती है और एयर ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया जाता है। तो अगर कतर कहता है कि मैं आपको अपनी एयर स्पेस नहीं दूंगा, सऊदी अरेबिया कहता है कि एयर स्पेस नहीं दूंगा, और ओमान कहता है, और दूसरे मिडिल ईस्ट के कुछ देश कहते हैं कि अगर हम एयर स्पेस नहीं देंगे तो वो ऑपरेशंस करेंगे कहां से? इसी वजह से अगर आप देखिए तो B-2 बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया गया डीगो गार्शिया में, और साथ में जो एक कैरियर बैटल ग्रुप है अब्राहम लिंकन, वो साउथ चाइना सी से अब यहां पे आ रहा है, और इससे पहले रूजवेल्ट तो पहले से ही यहां पे था। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है पॉज लेने के बाद कि अगर यहां से एयर ऑपरेशंस नहीं कर सकते तो हम कहां से करेंगे? क्योंकि कभी भी अमेरिका जो है ग्राउंड फोर्सेस को लॉन्च नहीं करेगा। और जो अमेरिकन पॉलिसी इस समय है एरर एंड टेरर की, एरर मतलब चाहे वो टेरिफ का हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, कैराकस हो, कहीं पे भी हो, और भय क्या है, टेरर क्या है? भय क्रिएट करना कि वहां से चला जाए आयतोल्ला खोमेनी। वो तो गया नहीं है, लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, और वो ये आती है कि नेतन्याहू जरूर डर गया है। पिछली बार भी अगर आप देखें 10% मिसाइल्स जो थी वो अपना रास्ता ढूंढ पाई थी इजराइल के अंदर जब वो 12 दिन का युद्ध हुआ।
और अगर इस बार नेतन्याहू भी जंप करता है और युद्ध होता है तो इजराइल जो है कि बहुत छोटा सा देश है, वहां तबाही जरूर होगी। लोग कहते हैं 3000 बैलिस्टिक बहुत महत्वपूर्ण दो बातें आपने कहा है सर। क्या अमेरिका को यह लग रहा है कि जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसको अटैक करना चाहिए उसको अभी आने में वक्त है, अभी उसको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को अलाइन करने में टाइम लगने वाला है, इसलिए उसने एक तरीके से ये टाइम बाय किया है? क्या ये रुका नहीं है, कुछ देर के लिए टला है क्या? या दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि इजराइल को ये लगने लगा कि अमेरिका कर तो देगा लेकिन उसके फौरन तुरंत बाद जो तपिश झेलनी पड़ेगी वो इजराइल को झेलनी पड़ेगी, और सऊदी, कतर, ओमान की कूटनीति का असर इसको कहा जा रहा है। युद्ध से पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े टकराव का खतरा था, इस बात को मिडिल ईस्ट में भांपा जा रहा था और इसीलिए कहा जा रहा है कि कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे थे। 24 घंटे फोन लाइनें घनघना रही थी और ट्रंप को से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की तरफ से। ईरान को बातचीत का एक और मौका दिया जाना चाहिए, यह कहा जा रहा था। हमारी सेना अलर्ट पर है लेकिन हमला नहीं किया गया है। ईरान को चेतावनी, अमेरिकी ठिकानों पर हमला ना किया जाए। ईरान को यह चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी ठिकानों को लॉक कर लिया है तुम्हारी मिसाइलों ने, लेकिन ट्रिगर मत दबाना वरना अंजाम बुरा होगा। अब जरा देखिए, ये महत्वपूर्ण खबर भी आपके सामने रखता हूं। अमेरिका पीछे कैसे हटा, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। इसके बारे में तो हम ये लगातार चर्चा कर ही रहे हैं कि क्या ये डिप्लोमेटिक एंडेवर्स हैं। अमेरिका ट्रंप के प्रतिनिधित्व में इस समय जिस तरह का मुल्क है, ये लगता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये कूटनीति की वजह से हुआ है। कई और फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जिसको मैं महत्वपूर्ण फैक्टर कह रहा हूं, सबसे महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर वो कौन सा है अब आपके सामने आगे रिवील करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अमेरिका कैसे पीछे हटा, डिप्लोमेसी उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर और द डिसाइसिव फैक्टर और द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट मैटर। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? डिप्लोमेसी है, सऊदी अरब, कतर, ओमान, इन्होंने हस्तक्षेप किया, यह माना जा रहा है, लेकिन एक और फैक्टर है, तबाही का डर। ट्रंप को समझाया गया कि हमले से मिडिल ईस्ट में विनाशकारी परिणाम होंगे। ईरान को चेतावनी, खाड़ी देशों ने कहा अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो सारे रिश्ते खत्म कर लेंगे। ट्रंप का यू टर्न यहां देखने को मिला, प्रदर्शनकारियों की फांसी रुक गई है और इसको साइड करते हुए कि देखिए 800 से ज्यादा लोगों को फांसी होने वाली थी, उसको हमने रुकवा दिया। इसको एक तरीके से अपने लिए फेस सेविंग वाला, क्योंकि आप इतना आगे बढ़ गए थे हमले वाले माहौल को बनाकर कि उस समय जब आपको कदम पीछे खींचने पड़े तो आपको किसी ना किसी रीजन को बताना था। उन्होंने कहा 800 से ज्यादा लोगों की फांसी को हमने रुकवा दिया और इस तरीके से अपनी पीठ खूट ठोकते हुए फिलहाल इस हमले को टाल दिया गया। असली वजह क्या है? अब ये है वो महत्वपूर्ण वजह। आप सबका ध्यान इस तरफ चाहूंगा, आप दर्शकों का भी और आप गेस्ट का भी, आप एक्सपर्ट्स का भी। क्या असली वजह यह है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? और यह बात ट्रंप को पता चल गई है क्योंकि ईरान यह कह रहा था कि हम पूरा कगार तक पहुंच गए हैं परमाणु बम बनाने के। वहां के अधिकारियों ने यह कहा था कि हमको सिर्फ पॉलिटिकल नोटिंग का इंतजार है और अगर हमको हमारी राजनीतिक लीडरशिप कह देती है हां बनाओ तो 24 घंटे के भीतर हम परमाणु बम बना लेंगे। क्या ये बात असल में हकीकत में तब्दील हो गई है? क्या परमाणु बम बना लिया गया है? और आखिरी समय में ट्रंप को किसी ने यह बताया कि अगर आप इस बार ऐसा करते हैं तो परमाणु बम झेलने के लिए तैयार रहिए, या तो आप या इजराइल। क्या इस वजह से फिलहाल अमेरिका ने खुद को थामा है, होल्ड किया है कि वो सेंस करना चाहता है कि वाकई ऐसा हो तो नहीं गया है? विभूति सर, आपके पास वहां क्या पहुंच रहा है? आप क्या वहां से अमेरिका से हमारे साथ साझा कर सकते हैं, खास तौर से परमाणु बम वाले मामले में? क्योंकि ईरान ने कई बार कहा था कि हम तो कभी भी 24 घंटे के भीतर परमाणु बम बना लेंगे। नमस्कार दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में निमंत्रण देने के लिए और आपके महारथियों के साथ जुड़े हैं। देखिए, एक बात निश्चित है कि ये जो है मेरे विचार से अगर एक कदम पीछे लेकर के मुआयना करें, जैसे हमारे धर्म में कहते हैं सत्यमेव जयते, तो सत्य को जीतने के लिए अगर सत्य को नहीं माने तो फिर बात आगे ठीक नहीं चलती है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो है कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, ये बात कोई अचानक से नहीं हुई है। ये अमेरिका को डेफिनेटली पता था पहले से ये है या नहीं। तो ये जो धमकी जो है, मैं समझता हूँ कि ये धमकी है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अभी आज की तारीख में सिचुएशन इतना टेंस हो गया है कि आप देखिए, इतना टेंस हो गया है कि धमकी के अलावा और कुछ नहीं चल रहा, सब एक दूसरे को धमका रहा है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, ये भी देखिए ना कि मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने बहुत मेरे विचार से ये 21वीं सदी का जिहाद वर्सेस क्रूसेड
का कार्यक्रम शुरू हो गया है फिर से। ये 21वीं सदी का है, ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड चल गया है। इसी में आप समझ लें इस बात को कि शिया कंट्री है ईरान, जो सऊदी और कतार से दोस्ती नहीं है उनकी, लेकिन रिलीजन के नाम पे वो इकट्ठे हुए हैं। इतनी बात निश्चित है कि अगर युद्ध होगा तो विनाश काल बहुत जबरदस्त होगा। विनाश ये जो आपने सर मेरे साथ जब आप पहली बार चर्चा में जुड़े थे तब भी आपने इस बात को अंडरलाइन किया था, ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड है। आज एक बार फिर आपने इस बात को अंडरलाइन किया है, ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड है। आप एक बात को दूसरी बार कह रहे हैं, मतलब आपकी निगाह में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये जिहाद वर्सेस क्रूसेड है तो फिर तो उसमें कोई लिमिट नहीं देखी जाती, वो तो आर या पार की बात होती है। तो क्या ये आर या पार वाली नौबत यहां पहुंच गई है? आपके पास लौटूंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, या फिर ईरान ने अगर खुद परमाणु बम नहीं बनाया है तो क्या उसे कहीं से परमाणु बम मिल गए हैं? क्या किसी ने, क्या पता चाइना, क्या पता रशिया, क्या किसी ने ऐसी मदद कर दी है कि उसके पास अब कुछ ऐसा है कि ट्रंप को फिलहाल अपने कदम रोकने पड़े हैं? कोमोडोर बहल कह रहे हैं आप कि यस, एक फैक्टर ये है कि 412 केजी का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहां गया, बिल्कुल, क्या उसका इस्तेमाल किया गया, क्या उसको फर्दर एनरिच, क्योंकि उस समय भी बातचीत चल रही थी कि कुछ पार्ट जो इसका है वो उसको एनरिच 80% तक या 90% तक करने में वो सक्षम हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये बात 2021 से कह रहे हैं कि ये इजराइल की जो मोसाद ही कह रही थी 2021 से कि कहीं ना कहीं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में बना लेंगे, कुछ हफ्तों में। तो क्या वो कुछ हफ्ते पूरे हो चुके हैं? और अब सर आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूं, आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अब आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं, ईरान जो कि इसको बनाने के करीब था, और आप जैसा कह रहे हैं बताया 500 किलो के आसपास वो एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया? नतांज, इस्फहान, इन तमाम जगहों पर बम मार मारकर अमेरिका ने मिडनाइट हैमर के समय फोड़ दिया पाताल तक, लेकिन उसके बावजूद यूरेनियम ले जाने में कामयाब रहे। फिर उनकी तरफ से बयान आया कि 24 घंटे के भीतर हम परमाणु बम बना सकते हैं, हमको केवल पॉलिटिकल नोट का इंतजार है। उधर वेनेजुएला इसलिए खरगोश की तरह उसके राष्ट्रपति को दबोच लिया गया क्योंकि उसके पास परमाणु अस्त्र नहीं थे। जैसे ही वेनेजुएला के ऊपर यह कार्रवाई हुई, ईरान का थ्रेट परसेप्शन और बढ़ गया। उसने कहा नहीं, अब मत रोको, आखिरी की असेंबलिंग जो बाकी है बनाओ, बम बनाकर खत्म करो, पूरा करो। क्या ऐसा हो गया? और यह बात अमेरिका को पता चल गई और इसीलिए उसके बढ़ते हुए कदम थम गए। क्या इस बात में दम लगता है आपको भी शिवाज सर? हाँ देखो दिनेश, इसमें हाँ हो सकता है, क्योंकि ये 2-4 बातें तो हैं इंपॉर्टेंट कि जो 60% इनरिच यूरेनियम था, कहीं ना कहीं ईरान जब पिछली बार हमला हुआ था वो उसको शिफ्ट कर चुका था। अगर 60% आपके पास इनरिच यूरेनियम है तो उसको अगर आपने वेपन ग्रेड में बनाना 90% से ज़्यादा, तो 10 से 12 दिन में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ऐसा लगता हो सकता है, मगर मुझे शक थोड़ा ऐसे है, अगर ऐसा ईरान ने कर लिया है तो क्या अमेरिका को इसकी इंटेलिजेंस थी नहीं? क्योंकि उसके एजेंट CIA के और मोसाद के तो बहुत पहले इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। मुझे एक और वजह नहीं सर, लेकिन ये इंटेलिजेंस फेल होती है, ये हमने देखा था। हाँ, ये हमने तब देखा जब 7 अक्टूबर 2023 को वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कैसे मोसाद को ये पता नहीं चला, कैसे ये अमेरिकन एजेंसीज को पता नहीं चला, शिनबेट इस बारे में कैसे नहीं भाप पाई? तो इंटेल फेल हो सकता है सर, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल, मैं एक ही बात ऐड करूंगा दिनेश, आपने ठीक बोला, गलती हो सकती है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस अमेरिका का फेल हो सकता है। हाँ, एक बात माननी पड़ेगी, जब नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार बना सकता है इतने पैसे बाद, ईरान जिसको रशिया भी हेल्प करने के लिए तैयार था और जिसके पास 60% एनरिच यूरेनियम था और उसको वो शिफ्ट कर गए, तो हो सकता है उसके पास अब न्यूक्लियर हथियार हो। और ये अब पता लगा अमेरिका के पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अश्विनी शिवाज, कोमोडोर बहल भी इसमें मोहर लगा रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये ब्रेकिंग बनाइए, फ्लैश कीजिए TV9 भारतवर्ष पर। हो सकता है अमेरिका के कदम इसलिए थमे हो कि ईरान के पोजीशन में अब न्यूक्लियर वेपन है, या तो उसने खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिया है या उसके पास न्यूक्लियर वेपन का पोजीशन आ गया है। हो सकता है उसके साथ दोस्ती रखने वाले, उसके साथ मित्रता रखने वाले किसी एक देश ने उसकी मदद की हो और ईरान के पास आखिरकार न्यूक्लियर पोजीशन आ गया हो। अब सवाल यह है सर कि मान लीजिए जैसा हम समझते हैं कि या तो ये रशिया से हो सकता है, चाइना से हो सकता है, या हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी। उन्होंने नेवर नो, कौन हो सकता है सर जो इस तरह की मदद कर सकता है? और कोई बना बनाया बॉम्ब भी अपने मित्र को दे सकता है क्या बहल साहब? देखिए, बना बनाया बॉम्ब तो नहीं कोई देगा, लेकिन उसकी मदद जरूर कर सकता है। इसमें रशिया भी कर सकता है, चीन भी कर सकता है और नॉर्थ कोरिया भी कर सकता है। और एक और बड़ी अहम चीज आ जाती है इसके अंदर कि आज सुबह एक अर्थक्वेक टाइप 4.2 रिश्टर स्केल पे मिला था डिमोना के पास। तो क्या ये इंटेलिजेंस को देखते हुए इजराइल ने भी आपने प्रीएम्प्ट कर दिया सर, वो जो मैं बात जिन डॉट्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूं आपने प्रीएम्प्ट कर दिया सर।
कि जैसे ही ये पता चला ईरान में कि वो लोग अपना परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गए हैं, अमेरिका ने खुद को रोका और इजराइल ने सबसे पहले खुद को सुरक्षित करने के लिए उधर एक टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट, और इसीलिए भूकंप आ गया। क्या इसीलिए मैं कह रहा हूं ये तमाम डॉट्स महत्वपूर्ण हैं, इनको कनेक्ट अगर आप करते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है और उस तस्वीर को आप खारिज नहीं कर सकते। अगली खबर देखिए, ट्रंप के यू टर्न से ईरान पर गहराई आशंका। ट्रंप के यू टर्न पर, ईरान को लेकर ट्रंप ने यू टर्न लिया, उससे गहराई आशंका, ईरान के परमाणु बम बनाने की आशंका। अधिकारियों के पुराने बयानों की चर्चा, 24 घंटे में परमाणु बम बनाने में हम सक्षम हैं। कई अधिकारियों ने यह बात कही थी, केवल 24 घंटे लगेंगे और हमारा परमाणु बम उड़कर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार रहेगा। आप जरा देखिए, अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान को चीन से सैन्य मदद। ईरान को चीन से मिला HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम। HQ-9B, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के समय यह देखा गया था कि HQ-9B सिटिंग डक साबित हुआ था, लेकिन इसको फिलहाल ईरान को दिया गया है और वो जिसकी एरियल कैपेसिटी कम दिखाई देती है उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। ईरान को HQ-9B एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की सप्लाई। ईरान में नो टाइम के बीच में चीन के प्लेन को मिली थी एंट्री। क्या उस नो टाइम नोटिस टू एयरमैन की इस समय कोई ना फ्लाई करे? ईरान को के अंदर चाइना का जो ये जहाज गया था, क्या वो HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम लेकर ही गया था? वार सर्विलांस की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि हां, ऐसा ही हुआ था। अब जरा देखिए परमाणु खतरे के फैक्टर्स। ईरान में परमाणु की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें जो तमाम चीजें वो जो महत्वपूर्ण इशारा दे रही हैं उनको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। वेनेजुएला पर हमले के बाद परमाणु बम की जरूरत ईरान को महसूस हुई। जिस तरीके से रातों रात 3-4 घंटे के ऑपरेशन में मादुरो को पकड़ लिया गया, ऐसा लगा कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। ऐसा लगा कि एक ऐसा डेटरेंस होना किसी भी मुल्क के पास जरूरी है जो अमेरिका से दुश्मनी लिए बैठा है, वरना अमेरिका किसी को भी कभी भी खरगोश की तरह पकड़ कर ले जाएगा। वेनेजुएला को ध्यान में रखकर परमाणु बम बनाने की आशंका, यह बात समझी जा रही है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, यहां ट्रंप ने अचानक हमले का फैसला टाला। अचानक हमले का फैसला, पूरी तैयारी हो गई थी, फिर अचानक क्यों टाला? यह बात तो खुद ट्रंप को पता थी कि वेनेजुएला पर हमले के बाद और यूं मादुरो को पकड़ने के बाद पूरी दुनिया में जिनकी दादागिरी का डंका बज रहा है, ईरान के मामले में इतना आगे बढ़ने के बाद खुद को रोकेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया, और अगर ऐसा नहीं था तो इतने बड़े चौधरी बनकर गए क्यों थे अगर ईरान को टैकल नहीं कर सकते थे? किसी तरह यह कहकर कि 800 लोगों की फांसी टलवा दी, अपनी फेस सेविंग की, लेकिन एक्चुअली रुके क्यों हैं? ट्रंप ने अचानक हमले का फैसला टाला, कहीं परमाणु बम के डर से तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट चेंज कीजिए, यहां पर कई आपको बयान भी याद होंगे, उनकी तरफ ले जाऊंगा। खामनेई के सलाहकार मोहम्मद जावेद ने कहा था हम 24 घंटे के भीतर परमाणु बम बनाने में सक्षम है, केवल 24 आवर्स लगेंगे। एक बार हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमको कहते हैं गो अहेड, 24 घंटे बम तैयार। खामनेई के सलाहकार कमल खराजी ने कहा था ईरान पर खतरा आया तो परमाणु डॉक्ट्रिन बदली जाएगी। ये स्टेटमेंट्स क्यों दिए जा रहे थे? क्या ये कोरा ब्लफ था? क्या ये केवल दुश्मन के सामने चली जाने वाली केवल जुबानी एक तरीके से तरकीब थी, या इस बार वाकई इसमें दम था और यह बात आखिरी मोमेंट पर अमेरिका ने भांपा और उसके बाद उसने अपना तरीका और अपना रास्ता फिलहाल बदला है? अभी अजमिंदर बहल आपको जो ये बात बता रहे थे, डिमोना न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप से टेस्ट की आशंका। हालांकि इसके बारे में सिस्मोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि यह नॉर्मल भूकंप है, लेकिन क्या यह वाकई नॉर्मल भूकंप है या जिसको नॉर्मल का जामा पहनाया जा रहा है उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा जो आपको जानना चाहिए? भूकंप की तीव्रता और टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से इजराइल ने रोका था ईरान पर हमला, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। अब जरा देखिए, डिमोना के पास झटकों के बाद न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका है। इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में भूकंप के तेज झटके आए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 दर्ज की गई। सुबह 9 बजे झटकों के बाद बजे इमरजेंसी सायरन। भूकंप से अब तक किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। अब जरा आपको इसको भी संदर्भों में देखना चाहिए। अगर आप ये देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा हम क्यों ये बात आपके लिए खास तौर से अड़ी में लेकर आए हैं। इजराइल में भूकंप, ये वाकई भूकंप था या ये न्यूक्लियर टेस्ट था? जैसे ही ईरान के पास परमाणु बम रेडी है, ये बात अमेरिका को पता चली, उसने खुद को थाम लिया। जैसे ये बात इजराइल को पता चली, उसने तुरंत वहां न्यूक्लियर टेस्ट करना जरूरी समझा ताकि ईरान को ये मैसेज चला जाए कि अगर तुम्हारे पास है तो हमारे पास भी, अगर तुम मारोगे तो हम भी मार देंगे, तुम खत्म हम खत्म, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्या ये बात, ये संदेश देने के लिए ये टेस्ट किया गया था? जरा देखिए, नेगेव रेगिस्तान में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप क्या सामान्य भूकंप था? नेक्स्ट चेंज कीजिए जरा। भूकंप का केंद्र डिमोना शहर के पास था, यह बात स्थापित है और यह सर्टेन है। डिमोना में ही इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर है, तो डिमोना के इतने करीब यह भूकंप आना, क्या यह वाकई यह नैसर्गिक घटना थी या न्यूक्लियर साइट के करीब
इस तरह का भूकंप आना यह बताता है कि वहां टेस्ट किया गया था। इजराइल में इमरजेंसी ड्रिल भी जिस दौरान चल रही थी उस दौरान यह भूकंप आया था। और यहां पर यह पता भी चल रहा है, हालांकि ईरान के साथ आप जानते हैं उस समय तनाव अपने पिनाकल, अपने चरम पर था। जिस समय यह भूकंप या जिस समय यह टेस्ट हुआ, ईरान के साथ तनाव चरम पर था। यहीं पर न्यूक्लियर साइट है, ड्रिल भी चल रही थी। जानकारों का दावा है कि इजराइल ने गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण, गुप्त इतना कि खुलकर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी उनके साथ बनी रहे कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन दुनिया को यह पता रहे कि हां टेस्ट हो गया, खासतौर से ईरान को। यहां देखिए सिस्मोलॉजिकल जो इवेंट्स को स्टडी करने वाले जो सिस्मोलॉजिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हां ये नैसर्गिक रूप से घटी एक घटना है, ये तो भूकंप ही है। लेकिन दुनिया इसको एज इट इज मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसको प्राकृतिक भूकंप केवल सिस्मोलॉजिस्ट बता रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, जो जानते हैं कि दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, वो ये कह रहे हैं कि डिमोना के पास ऐसे हालात में इस तरह का भूकंप आना ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, दाऊदी साहब? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रोफेसर दाऊदी, ये जो डिमोना के पास ये भूकंप की घटना के बारे में आपने भी सुना होगा, मिडिल ईस्ट में इसको कैसे देखा गया, परसीव किया गया? देखें, ये जो भूकंप की तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पे भी देखा, मुझे सही बात तो ये है कि इसकी बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है कि एक नेचुरल कुछ इसको भूकंप के तौर पे ही देखा जा रहा है। और जहां तक सवाल है कि ईरान ने क्या न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, नहीं बना लिया, ये सब अजम्पशंस हैं और अभी वक्त के साथ साथ आने वाले दिनों में चीजें अनफोल्ड हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम चीजों को मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब या उससे। अब जरा मैं इसको अश्विनी सिवाच सर के पास लेकर जाता हूं। प्रोफेसर आसिफ दाऊदी जिस तरीके से कह रहे हैं, सर क्या मामला वैसा ही सामान्य लग रहा है आपको, या ये डॉट्स जो हैं जब इनको कनेक्ट करते हैं आप तो कुछ बड़ा अलग, अजीब, अलार्मिंग दिखाई देता है आपको? हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि एक के बाद एक अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो लगता है कि इस बात में सच्चाई है कि ये जो कुछ भी डिमोना के अंदर हुआ है अर्थक्वेक, ये हो सकता है इजराइल ने अपना छोटा न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया हो। ये नहीं कतई कि न्यूक्लियर वेपन इजराइल ने टेस्ट करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास काफ़ी न्यूक्लियर हथियार, मगर वो एक प्रकार से मैसेज भेजना चाहते ईरान को कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है, अगर ईरान ने अपने पास, अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार आ गया है, वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम पलटवार करेंगे। मुझे लगता है जो सिचुएशन अब पैदा हुई है मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं तो ये बात सच्चाई है जो आप बार बार बता रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने नज़दीक पहुंच गए थे हमला करने के, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, ऐसी चीज़ क्या है कि उन्होंने अपने कदम वापस कर लिए। तो इसमें बिल्कुल ये लगता है कि ये जो शक है हमारा, ये कहीं ना कहीं सच्चा होता नजर आ रहा है कि ईरान ने इन चंद दिनों में, क्योंकि उसने 60% अपग्रेड कर दिया था यूरेनियम, उसको 90% करने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं चाहिए था। हो सकता है उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिया हो और उसकी खबर अभी अमेरिका को पता लगी हो, इजराइल को पता लगी हो और उसने अपने पैर पीछे की तरफ खींचे हैं। मुझे लगता है ऐसा होना संभव है। इसकी पुष्टि मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हो जाएगी और एक डर का माहौल है। अमेरिका को पता है उसकी जो 8 बेसिस हैं वो भी वल्नरेबल है। इससे मिडिल ईस्ट में जो आप कह रहे हैं सर, अगर ये वाकई ऐसा ही है तो आने वाले दिनों में तो परमाणु की होड़ दिखाई देगी। तमाम देशों को यह लगेगा कि अमेरिका के क्लच से अगर बचना है, मतलब रातों रात अगर आपका नेता उठकर चला ना जाए, अमेरिका ले जाए ना जाए, अगर आपको इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है तो एक ही तरीका है कि अपने पास परमाणु रखो, वरना तो अमेरिका कभी भी कर देगा। एक ही डेटरेंस है परमाणु जो अमेरिका को समझ में आता है। अश्विंदर बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब हम बात करते हैं 412 केजी की या 500 केजी की, इसके बीच में, तो वो 10 से 12 न्यूक्लियर वेपन्स वो बना सकता है। और दूसरी बात आती है कि इजराइल के पास 90 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स ऑलरेडी हैं, थर्मो न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि हाइड्रोजन बॉम्ब है, वो उस तरह के वेपन्स हैं उनके पास, और उससे काफी मास डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल सिग्नल जरूर था, ये पॉलिटिकल मैसेज जरूर था कि कभी भी आपने चाहे बनाया है नहीं बनाया है, पर अगर आप
सोचते हैं कि आपने बना लिया है और आप हमला कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन से, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखिए हमने भी टेस्ट कर लिया है और आपके ऊपर जो विनाश होगा वो इससे भी भयंकर होगा। लेकिन इजराइल सर, इसी से जुड़े कुछ और पहलू हैं और क्योंकि समय समाप्त होने की तरफ जा रहा है, मैं कुछ और चीजें आपके सामने रख देता हूं। विभूति जी, आपके पास भी आऊंगा। हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देगा ईरान, यह बात कही गई है। जून में हुई जंग से ज्यादा विनाशकारी प्रतिक्रिया होगी, यह बात कही गई ईरान की तरफ से। अमेरिकी थिंक टैंक डिफेंस प्रायोरिटीज का बड़ा दावा, ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में सभी अमेरिकी बेसेस हैं। रिपोर्ट ने यह भी बताया, मतलब कई एजेंसीज ऐसी जो अमेरिका जिन पर रिलाय करता है, उन्होंने भी अमेरिका को सावधान किया कि अगर इस समय अटैक करते हो तो ईरान इस तरह की तैयारी के साथ है कि मिडिल ईस्ट में तुम्हारे बेसेस को धुआं कर दिया जाएगा। अब बहरहाल इससे आगे बढ़ते हुए युद्ध तो फिलहाल टल गया, लेकिन अब आगे क्या कर सकते हैं खामेनेई, ये एक बड़ा सवाल है। खामेनेई क्या करेंगे? खामेनेई अभी बैकफुट पर हैं, 3 कदम वो उठा सकते हैं। सबसे पहला काम होगा विरोध प्रदर्शनों को कुचलना, वो इसे विदेशी साजिश बताकर और भी सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। खामेनेई दुनिया को डराने के लिए अपनी परमाणु गतिविधियों को और तेज कर सकते हैं और अगर दबाव बढ़ा तो वो इराक, यमन और लेबनान में अपने समर्थक गुटों को सक्रिय कर सकते हैं। अमेरिका का पीछे हटना केवल एक रणनीतिक विराम है, शांति नहीं। ट्रंप प्रशासन की बड़ी प्लानिंग कुछ ऐसी दिख रही है, मैक्सिमम प्रेशर 2.0 वाली। मिसाइलों की जगह डॉलर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। पर्दे के पीछे रहकर ईरान के विरोधी गुटों और प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट भी किया जा सकता है। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर साइबर हमले और खुफिया ऑपरेशन तेज कर सकता है। विभूति सर, क्या फिलहाल यह माना जाए कि सैन्य कार्रवाई अमेरिका जो सोच रहा था वो तो अब नहीं होगी, ये बात स्थापित है या कोई ठीक नहीं है? कोई ठीक नहीं है। इतना तो मैं निश्चित कहूंगा कि युद्ध जो है, युद्ध का जो है सिलसिला वो निश्चित है या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इस बात का अंदेशा है कि 24 घंटों के अंदर अगर कुछ मिलिट्री एक्शन होनी है तो 24 घंटों के अंदर होगी, क्योंकि अगर 24 घंटे लगेंगे ईरान को न्यूक्लियर बनने में तो उसके पहले ही उसको समाप्त करना पड़ेगा। हाँ, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरा मत ये है कि ये सारे के सारे जो थे पॉस्चरिंग की बात थी। हम तुम्हें ये कर देंगे, वो हम तुम्हें वो कर देंगे, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी युद्ध नहीं चाहता। लेकिन ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, विध्वंसक ग्रीनलैंड को जिस तरीके से जरूरी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है हमारे गोल्डन डोम के लिए बड़ा जरूरी है कि ग्रीनलैंड पर हम काबिज हों। अब देखिए, वेनेजुएला के पास अगर उनके पास कोई डिटरेंस वाला हथियार नहीं था, मतलब परमाणु नहीं था, तो वहां पकड़ लिया गया मादुरो को। यहां ईरान में कहा जा रहा है कि चीजें सस्पेंस वाली हैं, इसलिए खामेनेई तक अभी हाथ नहीं पहुंचे हैं। ग्रीनलैंड के मामले में क्या होगा अभी ये जरा देख लीजिए। इसके साथ में आड़ी में आपको छोड़ रहा हूं, आने वाले दिनों में इस पर भी बात होगी। ग्रीनलैंड पहुंचे डेनमार्क के सैन्य इक्विपमेंट्स, एडवांस सैन्य दस्ते ने ग्रीनलैंड में संभाला मोर्चा। बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की तैयारी, आर्कटिक सुरक्षा को मजबूत करने की रणनीति, आर्कटिक वर्चस्व की होड़ में ग्रीनलैंड का महत्व और बढ़ा। अब जरा इससे जुड़ा ये पहलू भी आपको देखना चाहिए। ग्रीनलैंड में जल्द नेटो सैनिकों की मौजूदगी और बढ़ेगी। ग्रीनलैंड के डेप्यूटी पीएम म्यूटेगडे ने सैन्य तैनाती की पुष्टि की। ग्रीनलैंड में सैन्य उड़ानें और वॉरशिप और बढ़ाए जाएंगे। म्यूटेगडे ने कहा ग्रीनलैंड में होंगे फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन के सैनिक। यह बात भी कही गई, ग्रीनलैंड की सुरक्षा में कई देश उतारेंगे अपने सैनिक। आप जरा ये भी देखिए, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के सैन्य अभ्यास में फ्रांस शामिल होगा। मैक्रोन बोले फ्रांस स्वतंत्र और संप्रभु फैसले के तहत उतरा। आर्कटिक सुरक्षा में फ्रांसीसी सेना की तैनाती मौके पर पहुंच चुका है। फ्रांस का पहला सैन्य दल, जल, थल और वायु संसाधनों से तैनाती बढ़ाई जाएगी।